सबसे पहले मास्टर शिवराज सिंह का रुख करना चाहूंगा। क्या किसानों से किया गया वायदा नहीं निभाया गया है, जैसा कि जगदीप धनखड़ भी कह रहे हैं? और आखिरकार जगदीप धनखड़ जी को इस मुद्दे को अभी जब पार्लियामेंट सेशन भी है तो इसको पटल पर क्यों लेकर आना पड़ा, मास्टर शिवराज सिंह जी? जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि किसानों का दुर्भाग्य ये है जी कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो किसानों के साथ लालीपाप देने का काम करती है, और जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसे किसानों की याद आती है। और किसानों को हमेशा जब से देश आजाद हुआ है आज तक सौतेली माँ का बेटा समझा जाता रहा है। क्योंकि अभी कल नोएडा में परसों किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनको दलित प्रेरणा स्थल पर आश्वासन देकर बिठा दिया गया 7 दिन के लिए, और कल उनको अकस्मात एक साथ धक्का मुक्की करके लात घूसा चला करके गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। हालांकि आज उनको रिहा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार केंद्र सरकार कर रही है, इसी प्रकार प्रदेश सरकार कर रही है। केंद्र सरकार भी कह रही है कि भाई हम एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, एमएसपी देंगे, एमएसपी बढ़ा देंगे, लेकिन उस पर खरीद हो या ना हो इसकी गारंटी हम नहीं देंगे। और ये जो आंकड़े सरकारी आते हैं, सरकारी जो दुकान होती है गल्ले की, जहां खरीद होती है किसानों की, वहां किसान का माल तो फेल कर दिया जाता है और वही माल ठेकेदारों से पिछले रास्ते से ले लिया जाता है और आंकड़ों में सम्मिलित हो जाता है कि इतने % हमने एमएसपी खरीद ली, जबकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। आज किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उचित मूल्य की लाभकारी मूल्य की तो बात अलग है, लागत बहुत ज्यादा हो गई है, नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए किसान घाटे की खेती करता जा रहा है। युवा खेती से मोह भंग हो रहा है युवा पीढ़ी का। युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। उत्तम खेती, मध्यम बाण, निखिल चाकरी, भीख निदान, ये कहने की बात रह गई है। लेकिन आज देश का अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो। कोई भी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कल जो किसान गिरफ्तार किए थे आंदोलन के बाद, हालांकि आज जेल से रिहा कर दिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी भी गठित कर दी है 5 सदस्यीय। मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि किसान किसी की राजगद्दी नहीं मांगता, किसान तो राजगद्दी देता है। इसकी छोटी छोटी समस्या है, वार्ता के माध्यम से इनको हल कर दिया। जैसे धनखड़ जी कह रहे थे कि आंदोलन कम और वार्ता ज्यादा होनी चाहिए। भाई वार्ता हम जब तो करेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री वार्ता बुलाएंगे, माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान हमें वार्ता पे बुलाएंगे। जबरदस्ती तो वार्ता नहीं की जा सकती किसी से, तो प्यार से हमें वार्ता में बुलाए, हम वार्ता में जाने को तैयार है। ठीक, अगर वार्ता में बुलाया जाएगा तो वार्ता में जाने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन किसानों को बार बार, सबसे बड़ा सवाल किसानों को बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है, यही सवाल कल जगदीप धनखड़ ने भी पूछा। और इसी सवाल को लेकर मैं अनंत अमित जी के पास जा रहा हूं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। अनंत अमित जी, साल 2016 में एक वायदा किया गया सरकार की तरफ से कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन अगर अगले 10 साल में किसानों की आय दोगुनी करनी थी तो लगभग 10.5% वार्षिक इजाफा होना चाहिए था। किसानों की आय में 10% का इजाफा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2.5 से 3.25% के आसपास आय में किसानों की वृद्धि हुई। तो इस रफ्तार से तो 40 साल लग जाएंगे किसानों की आय डबल करने में। तो क्या सरकार किसानों की आय डबल नहीं कर पाई, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या सरकार की नीतियां जिम्मेदार है? देखिए, जब 2014 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी, सरकार गठन होने के बाद मोदी जी की चिंता किसानों को लेकर है। क्योंकि किसान हमारे देश के भगवान के तौर पे मानते हैं हम किसान को, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो होती है वो कृषि होती है, और किसान ही हमारे भगवान होते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा 2016 में कि हम किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने का लक्ष्य हमने रखा है। और निरंतर जिस तरीके से हमारी विगत 10-11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, पहले भी हमारी 5-6 साल की सरकार रही है, और हमने किसानों की चिंता जितनी की है, मैं एक किसान पुत्र होने के नाते मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 1952 के बाद विगत 10 वर्षों में किसानों के लिए जितने काम किए गए हमारी सरकार में, हमें नहीं लगता है कि किसी सरकार ने इतनी काम की है।
हम 2-3 आपको बताना चाहते हैं। आज हमने किसानों को हर महीने 6,000 रुपए देने का लक्ष्य जो रखा है, वो लगातार पूरे देश के किसानों को हम दे रहे हैं। 60 वर्ष से ज्यादा के किसान जो बुजुर्ग किसान हैं, उनको हमने 3,000 रुपए हर महीने देने का लक्ष्य तय किया है, वो भी हम दे रहे हैं। एमएसपी की बात है, जहां पे स्वामीनाथन आयोग की बात है, तो उन तमाम मुद्दों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। ये देश जो है कृषि और ऋषि का देश है। ऋषि और कृषि दो ऐसे पहलू हैं जो कि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज जिस तरीके से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, हम अपने किसान भाई को यह कहना चाहते हैं कि आप आइए, वार्ता कीजिए। आज लोकसभा में हमारे कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आप आइए, वार्ता करेंगे। किसी भी समस्या का समाधान जो है वो वार्ता से हो सकता है, और सरकार तत्पर है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। इसके लिए सरकार को किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से जाने के लिए सरकार तत्पर है, और सरकार ये मान रही है कि किसान हमारे भगवान हैं, और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए चाहे जो भी लक्ष्य रखे गए हैं, वो निश्चित तौर पे देरी हुई है, लेकिन सरकार इसके लिए कृतबद्ध है। और सरकार ये चाहती है कि देश के तमाम किसान, 140 करोड़ आबादी का देश है, और हमारा किसान जो है भगवान है, और किसान के साथ जाति नहीं होगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, देश में हर प्रदेश में अलग अलग कृषि का उपज होता है। आप तेलंगाना चले जाइए तो वहां पे अलग किसान हैं, आप दिल्ली आ जाइए तो यहाँ पे अलग है, हरियाणा में अलग है, बिहार में जो खेती की जाती है वो आंध्रा में नहीं की जा सकती है, जो पंजाब में खेती की जाती है वो छत्तीसगढ़ में नहीं की जाती है। तो किसानों की समस्या जो है ये तमाम प्रदेशों में अलग अलग समस्याएं हैं। तो सरकार इन पे तत्पर है, और सरकार अपने किसान भाइयों से बात भी कर रही है, और सरकार निरंतर इस पे जिस तरीके से, लेकिन हम एक किसान भाइयों को यह भी कहना चाहते हैं कि किसान भाइयों, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है। इसको राजनीतिक रूप देना ये देश के किसानों के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। आप इसको किसी भी राजनीतिक रूप तौर पे इसको प्रदर्शित ना करें। किसानों का आंदोलन है, किसान भगवान होते हैं, और हम चाहते हैं कि आप आइए, ऋषि मुनियों का देश है, कृषियों का देश है, आप आइए, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। वार्ता में रिजल्ट माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि किसानों से किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया। आज संसद में भी इस बात को लेकर हंगामा हुआ है, पार्लियामेंट में इस बात को लेकर हंगामा हुआ है। तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार के अंदर ही अब किसानों को लेकर विरोधाभास पैदा हो रहा है? देखिए, धनखड़ जी ने ये बातें कही है, हमने भी सुना है, और हमने आज अखबारों में, सारे अखबारों में पढ़ा है। लेकिन धनखड़ जी ने एक बात और कही है। आज जिस तरीके से राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और तमाम ओपोजिशन के लोग किसान आंदोलन को लेकर, किसान की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, मैं आपको आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे देश की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर विपक्षियों को किसान आंदोलन और किसानों की इतनी चिंता होती तो संसद सत्र शुरू होने से पहले 267 एक संविधान के अंदर एक आता है, एक भी प्रश्न किसानों के आंदोलन के संबंधित या किसानों के हित के लिए कोई भी ऑपोजिशन ने राज्यसभा में एक पत्र तक नहीं डाला। यह दूसरी बात। हम निश्चित तौर पे उपराष्ट्रपति जी के बयानों को हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, और पार्टी इस पे गंभीर है। बार बार मैं कह रहा हूं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि अनंत जी, 10 साल से आपकी सरकार किसानों की आय आपने डबल करने का वायदा किया था, किसान वृद्धि नहीं कर पाए, तो इस पे विपक्ष दोषी है, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैं विपक्ष को दोषी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार निरंतर कार्य कर रही है, और सरकार की कार्य करने की प्रणाली जो है, आपने देखा हो कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जो चल रहे थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के वजह से ही आंदोलन वापस ले गया और कानून को बदला गया। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एक बार आंदोलन वापस करा सकते हैं, 2 बार करा सकते हैं, बार बार किसान आंदोलन क्यों करते हैं? तो जगदीप धनखड़ पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूं सर। और वे कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, आप लोग कुछ क्यों नहीं करते हैं? कह रहे हैं कि भाई विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता, इसलिए किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही है। विवेक जी, कल्पना कीजिए कि ये कोई टीवी डिबेट नहीं है, 1 मिनट के लिए सिर्फ, ये कोई टीवी डिबेट नहीं है। आप अपने किसी परिचित से बस यूं ही बात कर रहे हैं, और आपको ये तर्क दिए जा रहे हैं जो अभी इन्होंने दिए हैं बीजेपी वाले ने, मैं तो रिपीट भी नहीं कर पाऊंगा। देश ऋषि मुनियों का भी है, किसानों का भी है, सरकार एक फोन कॉल की दूर पर है, किसान आके बात करें। जब किसान राहुल जी से मिलने संसद आते हैं तो उनको घुसने नहीं दिया जाता है, सड़क पे कीलें बिछाई जाती हैं, हाईवे काट के कंटेनर और गड्ढे बना दिए जाते हैं कि किसान अंदर ना आ सके, आंसू गैस छोड़ी जाती है, एसडीएम बोलता है सिर फोड़ देना, स्टील के लठ दिए जाते हैं। कौन बोल रहा है किसानों के बारे में? ये बीजेपी वाले। भट्टा परसौल में राहुल जी अपनी ही सरकार के होते हुए भी किसानों की खातिर गए,
और मीडिया ने जब उनसे गलत सवाल किया तो उन्होंने किसानों के हक में बात की। मैं उस समय के मीडिया की बात कर रहा हूं, आज के मीडिया की बात नहीं कर रहा। उस समय भी एक मीडिया ने उनसे अजीब सा सवाल पूछा था, कहिए तो नाम ले लूं उस चैनल का। उसके पहले आजादी के बाद हरित क्रांति कौन लाया, किसानों के लिए एमएसपी, किसानों के अधिकार, पंचायती राज, ये सब बातें किसने सोची? बीजेपी आरएसएस वालों ने तो नहीं सोची। आज भी देख लीजिए आप, ये बातें आप सुनते चले जाइए, घंटों नहीं दिनों में बोलते जाएंगे। लेकिन कल जिस समय दिल्ली का पूरा रास्ता सीलबंद किया जा रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी की फिल्म देखने की फोटो वायरल की जा रही कि फिल्म देख के बड़ा एहसान किया है। सेंस ऑफ प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकताएं तय करने की जो क्षमता है, वो आपको क्या लगती है ऐसे व्यक्ति की? 125-150 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री सब काम छोड़ के एक फिल्म देख रहे हैं जो उनके राज्य की एक घटना पर बनी हुई है, और सब कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। मैंने नहीं देखी तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन किसानों को दिल्ली अगर आके बात करने देना है तो या तो उन्हें आने दीजिए, या फिर उनका आंदोलन इकट्ठा हो उससे पहले आपके सही लोग जाके बात कीजिए। आप कुछ करते नहीं है। जैसे ही किसान अपनी जगह से हटता है, आप फिर लग जाते हैं अपनी प्रचारबाजी में, रील बनाने में, यूट्यूब का बेल आइकन दबवाने में। बताइए ना इन्होंने क्या किया? तीसरी बार किसान आंदोलन हो रहा है, पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय हो रहा था, तब भी हमने कहा था, पूरी कांग्रेस चिल्ला रही थी कि इधर महिला पहलवान है, इधर किसान है, इधर पूरा यूथ है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार है, गरीब तबका है, किसी की तो सुनिए। लेकिन आपको प्रचार से फुर्सत नहीं। अब आप बताइए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। राहुल जी इस समय संभल में है और निश्चित रूप से वो इन किसानों से भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। संभल में जाने से कौन रोक रहा है? बीजेपी। किसानों को अंदर कौन नहीं आने दे रहा है? बीजेपी। ये विपक्ष रोते रहते हैं तो हट क्यों नहीं जाते कुर्सी से? विपक्ष चला लेगा सरकार। ये अपड़ लोग जो संसद में खड़े होके वो गो कोरोना गो वाला गाना सुनाने वालों को सांसद बनाते हैं, इनसे और कोई उम्मीद नहीं है भारत की जनता को। 75% लोग हमारे प्रधानमंत्री को देखते ही चैनल बदल देते हैं। ये बीजेपी वालों को अपने इल्यूजन से, यानी कि वो जो मृग मरीचिका है इनके दिमाग में, उससे बाहर आना होगा। किसान सड़क पर है, उसकी सुनिए, नहीं तो कुर्सी से हटिए। जी, कर्नाटक और हिमाचल का किसान तो इन दिनों बहुत खुश होगा, आपकी सरकार है वहां। कर्नाटक और हिमाचल का किसान एमएसपी होगी हर फसल पे। कर्नाटक और हिमाचल के किसान के अधिकारों के लिए हम लगातार केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, और कर्नाटक के किसान पर भी एक अत्याचार इन लोगों ने किया है। जब ये पिछली बार कर्नाटक का किसान दिल्ली आ रहा था तो मध्य प्रदेश में उनको रोक के मारपीट की गई। वो किस्सा भी हमारे आपके इस चैनल पर हमने खबर की है। यश, खबर तो उल्टी चल रही है। खबर तो देखिए, खबर दो लोग चलाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका को सोयाबीन एमएसपी पे खरीदने को, कर्नाटका को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोयाबीन एमएसपी पे खरीदने को कहा है। और ये देखिए, बीते 2 महीने सितंबर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है इस समय, उसका सच हम आप दोनों जानते हैं। अनधिकृत रूप से जो सच है, जो सबको पता है, वो हम सब जानते हैं। आधिकारिक रूप से झूठ बोलने में बीजेपी माहिर है। यदि सब तरफ किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, विपक्ष नहीं काम कर रहा है, तो ऐसा किसान आंदोलन कर्नाटक या हिमाचल में क्यों नहीं दिखता? दिल्ली में क्यों दिखता है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसान आ रहे हैं। जल्दी से अनंत अमित जल्दी 10 सेकंड फिर संजय राणा, और मैं सरदाना जी के पास जा रहा हूं। अनंत अमित 10 सेकंड। यस जी, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपके युवराज को जब इतनी किसानों की चिंता है तो आप ये बताइए कि नोएडा नहीं जाके वो संभल चले जा रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, वो संभल जा रहे हैं। आप अपनी नहीं झेलूंगा मैं। आप 60 वर्षों का आपने राज्य किया, ये बताइए ना किसानों के हित के लिए क्या किया आपने? किसानों के रास्ते में कील बिछाने वालों को मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। भैया, आप तुष्टिकरण की राजनीति करो, किसानों पे बात करो। आपके युवा क्यों नहीं लेकर चलेंगे किसानों से बात करने के लिए? आपका कोई प्रतिनिधि गया क्या? आप किसानों की हत्या करने वालों, आपने राज्यसभा किसानों की शहादत है आपके मुंह पे, आपके नाम पे नहीं लगाया। आप किसानों का खून पी गए, आपकी धूल नहीं रहेगी। धर्म की राजनीति करनी है, किसानों पे ऑर्डर चलवाई, गर्मी में आपने गोलियां चलवाई, कोई भी काम नहीं है। किसानों को मरवा दिया आपने। 1 साल तक किसान दिल्ली में बैठा रहा, आपके प्रधानमंत्री को फिल्म देखने से फुर्सत नहीं है क्या? अगर किसानों का सूट पहनना है, लेकिन देश का इतिहास काला कर रहे हैं। एक कांग्रेस है, अगर कांग्रेस किसानों के हित में काम रही है महोदय, आज किसानों के मुद्दे पे हम डिबेट नहीं कर रहे होते, हम देश के विकास के लिए बात कर रहे होते, हम किसानों के उन्नति की बात कर रहे होते, हम एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे होते। नहीं, देखिए, अरे भाई साहब,
आप दोनों मेरे लिए सम्मानीय, मेरी बात समझिए। ये डिबेट मुंह खोलने के लिए बुलाई जाती है, आप लोग मुंह खोलिए जितना खोल सकते हैं और जितनी बातें कर सकते हैं। मेरा सवाल, जो अनंत अमित कह रहे हैं, उनका सवाल ये है कि भाई राहुल जी संभल जा सकते हैं तो नोएडा में प्रदर्शन करे किसानों से भी मिल सकते हैं। इनको चिंता नहीं है ना किसानों की। मुझसे चाहते हैं तो जी। राहुल जी तो मणिपुर भी हो आए, हाथरस भी हो आए, नहीं, बात संभल में जाके खड़े हुए। किसानों की बात किसानों की हो रही है। किसानों की बात करिए ना। 60 वर्षों में आप ये बताइए किसानों के हित की बात की होती है। ये जहालत का जवाब मैं नहीं देने वाला हूं। बकवास एमएसपी पे नहीं कर रहे थे, एमएसपी बढ़ाने पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं संजय राणा के पास जा रहा हूं। हत्या की है आपकी पार्टी ने। संजय राणा जी, किसानों के नाम पर कौन हित की बात कर रहा है और कौन राजनीति की बात कर रहा है? संजय राणा जी, उसके बाद मैं डेटा के लिए सरदाना जी के पास जाऊंगा। गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि जब हम चर्चा करते हैं किसानों की तो हमें नहीं लगता है कि पिछली सरकार ने कोई भी किसानों के लिए कोई काम किया था। जहां तक आप चर्चा कर रहे थे किसानों की आय दुगनी होने की बात कर रहे थे, देखिए आय का जो प्रतिशत है आपके आंकड़े हो सकते गलत है, लेकिन मैं हो सकता है एक आंकड़ा दे रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो वीट था 2013 में, वीट का एमएसपी था 1350 रुपए, अभी 2275 रुपीज है। आपका पैडी का 1250 रुपए था, 2148 रुपए होगा। तकरीबन 90 से 100% तक का तकरीबन एमएसपी पे जो 23 क्रॉप खरीदी आती है उस पर बढ़ोतरी हुई है। देखिए समस्या क्या है, किसानों पे सब लोग चर्चा करने आते हैं। मैं किसान आंदोलन से जुड़ा भी रहा हूं और वहां का प्रवक्ता भी रहा हूं। अगर ये बता दे कोई भी किसान नेता या विपक्ष पार्टियों वाले कि अगर आप किसानों की इतनी चर्चा करते हैं, जो आयोग बना था, जो कमेटी बनी थी, उसमें जो 3 किसानों के नाम पूछे गए, तो 3 किसानों के नेताओं के नाम बता दीजिए। आज तक आप नाम नहीं बता पाए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश में एमएसपी पे खरीदारी कितनी होती है और टोटल क्रॉप कितने का होता है। भाई 40 लाख करोड़ का क्रॉप होता है, जो एमएसपी वाला क्रॉप है तकरीबन 10 लाख करोड़ के होते हैं, और जो खरीदी होती है 6.5% होती है, 25% यानी 2.5 लाख करोड़ का होता है। ये बताइए 95% जो क्रॉप है पंजाब की, हरियाणा की, वो पूरी खरीदी आती है सरकार के द्वारा। अभी हमारे मित्र बोले थे कर्नाटका की सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है। भैया जो क्रॉप खरीदता है वो स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यवर नहीं खरीदती। तो कृपया करके अपने आंकड़े थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। सिंपल सी बात है, जो एमएसपी की चर्चा विवेक यहाँ हो रही है, 1965 पे एमएसपी आया था। 1965 से लेके 2024 आ गए, एमएसपी की बात हो रही है। और जहां तक आय दुगने की बात थी, जो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था, वो अल्टरनेटिव खेती के लिए दिया था। हम गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो चावल उगा रहे हैं, उससे हट के बोला था। नंबर 3। नंबर 4, आपको एक बड़ा आंकड़ा दूंगा जो बड़ा चौंकाने वाला है। विश्व में सबसे बड़ा जो राइस का उत्पादन कंट्री था वो चाइना हुआ करता था, लेकिन 2 साल से उसमें गिरावट आ रही है। उसका कारण है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की खपत जो होती है राइस में होती है, और राइस जो आने वाला समय है, वो जो वॉर होने वाला है, वो पानी के लिए होने वाला, उस पर भी चिंतन करने की बात है। देखिए सरकार योजना बना सकती है। आप नहीं, चाइना ने तो राइस उगाना ही बंद कर दिया। उससे बोला कि हम इंपोर्ट कर लेंगे, इतना पानी खर्च करेंगे ही नहीं। बिल्कुल सारा इंपोर्ट कर रहा है। उसका कारण है, देखिए धनखड़ साहब ने क्या बोला है। धनखड़ साहब ने अपनी सरकार को भी घेरा है और लोगों को भी समझाया है। दोनों तरफ उन्होंने बात बोली, एक तरफा उन्होंने बात नहीं बोली। उन्होंने इनका बारे में सोचना और चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन ये बताइए कि आप अगर पूरे देश का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 2 हेक्टर जिसके पास खेत है, वो मात्र जानते कितने प्रतिशत किसान है? 14% किसान है जिनके पास। अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, या हमारा पंजाब ले लीजिए, आप चले जाइए ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी दूसरे जगह 2 एकड़ से कम है। ये बताइए एमएसपी पे खरीदारी क्या बेच पाएंगे? और एमएसपी पे बात कर रहे, कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी समस्या क्या है? ये क्या बोल रहे हैं, व्हाटएवर वी प्रोड्यूस अंडर द स्काई गवर्नमेंट हैज टू बाय। ये बताइए इस देश में आप अंडर द स्काई जो भी पैदावार करोगे, अगर सरकार खरीद लेगी तो मिनिमम आज के हिसाब से भी हम जोड़ के देखें तो तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। भाई साकी काम बंद कर देना चाहिए, सिर्फ आप जो भी उगाएंगे वो सिर्फ वही खरीद सही। नंबर 3, ये बताइएगा इसी आंकड़ों से चलेंगे, इसी तरीके से अगर सब लोग चलेंगे। आप चैनल में काम करते हैं, चैनल का नुकसान हो, बोला भैया आपको इतने आदमी सरकार पालेगी, दूसरा आईटी में काम करता हुआ आंदोलन करेगा। ऐसा नहीं होता। विचार विमर्श करके बैठना पड़ेगा। समस्या क्या है उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, आपके कारण क्या है उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उसका निवारण ढूंढना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि सब हमने बोल दिया सारे एमएसपी ले लो, ठीक है, और भैया देश को बेच, ऐसा नहीं हो सकता। जी शिवराज जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन पहले सरदाना जी के पास जा रहा हूं। सरदाना जी, पिछले 10 साल में क्या चेंजेस आए हैं, और अगर नहीं आए शायद इसलिए किसान बार बार हमारा सड़क पर होता है? सरदाना जी। सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम।
देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है। इसकी अगर तह तक जाना है तो हमें खुले दिमाग से विचार करना होगा। सबसे बड़ी समस्या एमएसपी भी नहीं है, किसान आंदोलन भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही। और अगर हम ये देखें कि जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर एक लाइन पकड़ के हम बैठ गए कि एमएसपी बढ़ा दें, मैं पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी बोल रहा हूं। जिस दिन आपने एमएसपी को लीगल गारंटी बना दिया, उस दिन हिंदुस्तान का किसान बर्बाद। कारण बहुत सिंपल है, मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखता हूं। मेरे किसान भाई कभी बात को पूरा सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले पूरी बात सुने। देखिए, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले में आपने कहा कि साहब कॉस्ट प्लस 50%। इसका मतलब यह है कि ना तो वहां क्वालिटी की चिंता है कि किस क्वालिटी को मिलना चाहिए। स्वामीनाथन फॉर्मूला बहुत डिफेक्टिव है, खतरनाक। दूसरी बात, अगर आज मान लीजिए मेरे सामने आंकड़ा है, बिहार में अगर मैं वीट की बात करता हूं, ठीक है, वहां पे 21-22 का आंकड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में वीट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 43,000 रुपए हेक्टेयर। वहीं पे ही हरियाणा में कॉस्ट है 72,000 रुपए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कॉस्ट पे देंगे तो छत्तीसगढ़ का किसान अगर एफिशिएंट है, कम खर्चे में, कम लागत में अगर वो ज्यादा पैदा करता है तो उसको एमएसपी कम मिलेगी, और हरियाणा का किसान या यूपी का किसान जो ज्यादा महंगा वीट पैदा करता है उसको एमएसपी ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। दुनिया में ये इलॉजिकल फॉर्मूला हिंदुस्तान के अलावा कहां है? इसका मतलब यह है कि जो किसान मेहनत करते हैं, सस्ते में अगर ज्यादा उगा सकते हैं, उसको तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है। तो किसान कहेगा मैं कोई काम नहीं करूंगा, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख रुपए होने दो, उस पे 50% जोड़ के मुझे 1.5 लाख दे दो। कोई इंसेंटिव किसान को नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी अपनाए, खेत में मेहनत करे, ताकि 1 लाख से घटकर 50,000 मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाए। जब आप 50,000 की बात करोगे तो स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से आपको तो 75,000 मिलना चाहिए, क्योंकि आप मेहनती हो, आप एफिशिएंट हो, इसलिए आपको कम एमएसपी मिलेगा। इससे ज्यादा इलॉजिकल फॉर्मूला कहीं हो सकता है जो स्वामीनाथन ने दिया है। इसीलिए विद ड्यू रिगार्ड्स टू डॉक्टर स्वामीनाथन, ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक है देश के लिए और किसानों के लिए। पहली बात। अब बात आती है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। लीगल गारंटी का मतलब यह है कि मान लीजिए आज किसान ने गेहूं पैदा किया, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं सोयाबीन का। इस समय प्रधानमंत्री जी ने 60 रुपए घोषणा करी चुनाव के समय कि सोयाबीन 60 रुपए खरीदेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन है 40 रुपए। हो क्या रहा है? 70% तेलों का हम आयात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो व्यापारी पहले किसान से माल खरीद के सोयाबीन का तेल बनाता था, उसने कर दी फैक्ट्री बंद। वो कहता है भैया अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता मिल रहा है, मैं 60 रुपए खरीद के तेल बना के किसको बेचूंगा? हिंदुस्तान का कंज्यूमर भी गरीब है। फिर आप कहते हो कि साहब तेल के दाम 150 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए। 60 रुपए सोयाबीन का जो रेट है उसमें तेल निकलता है मात्र 16-17%। बताइए तेल का रेट क्या होगा? तेल बनेगा 150 से 200 रुपए लीटर। आप खरीदोगे, फिर आप कहोगे देश में महंगाई बढ़ गई। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी बाजार के साथ खिलवाड़ मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि एमएसपी जो गारंटी की हम बात कर रहे हैं, मैं अगर व्यापारी हूं तो मैं भारत के किसान को हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा, 5 ग्राम भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बाजार में मुझे सस्ता मिलता है, वहां से खरीदूंगा, अपने डब्बे में भरूंगा, लेबल लगाऊंगा, बेचूंगा। हिंदुस्तान का किसान विदेशी माल आएगा क्योंकि वो सस्ता है, हिंदुस्तान के किसान का माल नहीं खाएगा क्योंकि वो बहुत महंगा है। ठीक है, आपने ये मार्केट फंडा समझाया, एमएसपी की बात आपने बताई, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि विदेश में 40 रुपए के हिसाब से एमएसपी जो है वो मिल जाता है, या फिर 40 रुपए किलो के हिसाब से सपोर्ट मिल जाता है। मुझे एक बात बताइए कि इस देश में फिर तो किसानी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ। अगर आसान खाद, आसान बीज, आसान पानी, आसान सिंचाई, आसान जमीन, आसान सारी चीजें आसान होती है, इवन टेक्नोलॉजी भी आसान होती, कृषि अनुसंधान होता, जिस अनुसंधान की बात कल जगदीप धनखड़ कर रहे थे
तो क्या उस अनुसंधान के जरिए हम 60 रुपए की लागत को 50, 45 और 40 पर लाकर इंटरनेशनल मार्केट से कंपीट नहीं कर सकते थे? फिर तो बात बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए सबसे पहले। नहीं नहीं नहीं, अब आप समझिए खेल क्या है यहाँ। जल्दी से इसका शिवराज जी, और मैं यश कुछ कह रहा हूं, उनके पास जा रहा हूं। जल्दी टाइम दीजिएगा जी, पूरी बात समझने के लिए लॉजिकल टाइम दीजिए। आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 60 रुपए, मैं नई टेक्नोलॉजी देके किसान को कहूंगा 40 रुपए किलो पैदा करो, तो क्या आप एमएसपी 10 रुपए घटाओगे? है किसी की हिम्मत इस देश में कि एक बार अगर एमएसपी हो गई 60 रुपए के ऊपर 50%, 90 रुपए एमएसपी अगर हो गई, कल को मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 हो गई, तो आप 90 से घटा के एमएसपी 75 रुपए कर पाओगे? क्या किसी किसान नेता में इतनी क्षमता है कि जो सच्चाई एक्सेप्ट करे? फिर आप कहेंगे नहीं जी एमएसपी उतना ही रहना चाहिए। सवाल यही है, मैं कह रहा हूं आप बाजार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि दो चीजों को अलग करना होगा, जैसा यूरोप करता है। यूरोप ने कहा है कि भैया आप वो पैदा करो जो बाजार को चाहिए। अब हमारी तरफ मत देखो, हम क्या करेंगे आपको कि पर एकड़ या पर हेक्टेयर मिनिमम आपको हम 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी फॉर्मूला निकले जो देश अफोर्ड कर सके, हम किसान को ये हर साल देंगे ताकि किसान की जरूरतें पूरी होती रहें। रही बात फसल की, फसल वो उगाओ जो बाजार खरीदे। आज आप कह रहे हो एमएसपी की गारंटी, आज ही की खबर है आपने एमएसपी पे खरीदा गेहूं, आज उसी एफसीआई के पास रखने की जगह नहीं है, बाजार से सस्ते रेट पे आपको एमएसपी से नीचे बाजार में बेचना पड़ रहा है। क्यों बेचना पड़ रहा है? तो सर कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बने? इसकी जिम्मेदारी भी किसानों के ऊपर डाली जा सकती है क्या? कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त संख्या में इस देश में होने चाहिए थे, क्यों नहीं बने? भंडारण की क्षमता, देखो यार आप मिक्स मत करो। भंडारण, मैं बार बार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं सर। स्टोरेज कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं जो किसानों को ट्रेन कर रहे हैं? गांव में तो बाप अपने जो बेटा है अपने बाप से सीखता है कि भाई धान कैसे उगाना है। आप मिक्स कर रहे हो चीजों को, डोंट डू इट, यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन। एक बार में एक मुद्दे का रास्ता निकालो। प्रॉब्लम यही है कि हम एक रास्ता निकालते हैं। ठीक है, शिवराज जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका यश इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। शिवराज जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवराज जी, पहला सवाल मेरा अर्थशास्त्री जी से है जी। जिस उद्योगपति के पास जब देश आजाद था एक बहुत छोटी सा उद्योग था, और अब इतने 70 सालों में उद्योगों का बहुत बड़ा विशाल हो गया, विदेशों तक उनका उद्योग हो गया। जिस अधिकारी के पास 1 कोठी थी उनके पास 10 कोठी हो गई। जिस राजनेता के पास बहुत थोड़ी सी पूंजी थी, शायद हो सकता है उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, पैदल जाता था पार्लियामेंट के पास, उनके पास 10-10 गाड़ी हो गई। और जिस किसान के पास 100 बीघा जमीन थी उसके पास 10 बीघा जमीन नहीं रही। क्या कारण है? किसान गरीब होता रहा, उद्योगपति अमीर होता रहा, राजनेता अमीर होते रहे, अधिकारी अमीर होते रहे। क्या देश की व्यवस्था में इस पर कभी ध्यान दिया? राजनेता क्यों अमीर होते चले गए? मेरी बात सुन ले अर्थशास्त्री जी, बहुत देर बोले आप। एक राजनेता, एक पंचवर्षीय एमएलए या एमपी बन जाए, एक एमएलए या एक एमपी एक पंचवर्षीय में जीत जाए तो 7 पीढ़ी के लिए कमा के रख देता है। एक बड़ा अधिकारी अपनी 7 पुश्तों के लिए कमा के रख देता है। उद्योगपति की आज 1 कंपनी है, 10 कंपनी हो जाती है, और किसान फांसी लगा रहा है। क्या यही देश की व्यवस्था है? यही देश के अर्थशास्त्री यही समझाना चाहते हैं? और मेरे साथी जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि 13 में एमएसपी इतना था, 24 में हो गया, तो महंगाई कितना परसेंटेज महंगाई बढ़ गई, खेती पे लागत कितनी बढ़ गई, आज डीएपी और यूरिया पे कितनी मारामारी हो रही है। सुन लो भाई, मेरे क्वेश्चन सुन लो। देश दलहन पे, तिलहन पे आयात और चीनी पे आयात पे कितना खर्च करता है? जो पैसा देश आयात पे खर्च करता है, दलहन पे, तिलहन पे, वो पैसा कृषि पे लगा दिया जाए। जो आवारा पशु हैं, खेती को चट कर जा रहे हैं, उनके लिए एएसएफ का गठन कर दिया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, ताकि जो हमारी दलहन और तिलहन की खेती को जंगली जानवर खा जाते हैं रातों रात में, उससे सुरक्षा हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, खेत में कृषि को बढ़ावा हो सके। भाई क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया गया किसान की तरफ? क्यों उद्योगपतियों पर सरकार खड़ी रही? क्यों उद्योगपतियों के कर्जे माफ करती रही? क्यों अधिकारियों की दिन दूनी रात चौगुनी तनख्वाह बढ़ाती रही? क्यों सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वेतन भत्ता और उनकी पेंशन बढ़ाती रही? क्या जरूरत थी उनको पेंशन देने की? ठीक है, शिवराज जी आपके सवाल का जवाब मैं सरदार जी आ रहा हूं।
एक सेकंड आ रहा हूं, संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हो, यश उसके बाद आपके पास आऊंगा। संजय राणा जी। ये बिल्कुल जो किसान नेता है साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनेताओं की कमाई बढ़ गई है। एक जमाना था कि मुलायम सिंह जी के पास एक अपनी एम्बेसडर खरीदने के लिए भी उधार लिए थे। आज उनके लड़का जो है मर्सिडीज के काफिले पे जा रहा है, उससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे प्रश्न पूछना चाहिए कि कोई कमाई नहीं, हजारों करोड़ रुपए कहां से आ गए। नंबर 2, जब आप चर्चा करते उद्योगपति, देखिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। उद्योगपति ने भी डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके पैसे कमाए हैं। और वही बात प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप अपनी जो परंपरागत खेती होती थी, जो ट्रेडिशनल खेती होती थी, उससे हट करके आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थशास्त्री जी ने सही बोला भैया, रशिया से गेहूं मंगाने में टोटल कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है सरकार को 1800 रुपए प्रति क्विंटल, और यहां पे दे रही है 2400 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 600 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। आप हर खेती, जिन्होंने सोयाबीन की बात की है, सारी उठा लीजिए, अगर ये इंपोर्ट करते हैं तो सस्ता पड़ता है। फिर भी सरकार जानती है कि हमारे किसानों के लिए करना है, और किसानों को भी सोचना है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जो सोच नहीं रहे हैं। तो आप जब बात करते हो छुट्टा जानवरों की, अरे भाई छुट्टा जानवरों की समस्या है, तो उसमें आप चाहते हैं, आप डिसाइड ये कर लो कि आपको एमएसपी चाहिए, आपको समस्या लागत पे है, या स्वामीनाथन आयोग पे है, या छुट्टा के उस पे जानवरों पे है, या आप चाहते हो रोजगार मिल जाए। आप इतना कंफ्यूज नेता लग रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपकी कंफ्यूजन इतनी क्यों है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं किसान आंदोलन से 1 साल जुड़ा रहा हूं और प्रवक्ता रहा हूं उस पार्टी का, लेकिन मुझे मालूम है कि किसान आंदोलन में किसानों के हित की चर्चा कोई नहीं करता था, वो सब अपने हित की चर्चा करते थे। मैं बार बार पूछता हूं, आप बताइए, लागत की इन्फ्लेशन जो है हिंदुस्तान का 3.8% है, यानी महंगाई दर जिसको बोलते हैं हिंदी में, 3.8% से महंगाई दर बढ़ी हुई है। आपकी आमदनी लगभग दुनी हो गई है, जो एमएसपी की कैलकुलेशन के हिसाब से करें तो लगभग हर चीज में दुगनी हो गई, किसी में तिगुनी हो गई है। तो आपको लागत, कॉस्ट कैसे कम होगी? कॉस्ट जब कम होती है जब आप यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज को ठीक करोगे। जब रिसोर्सेज को ठीक नहीं करोगे तो कॉस्ट कम नहीं होगी। समस्या यह है कि आपको यही नहीं क्लियर है कि आप किसान नेताओं को चाहिए क्या। मैं तो बार बार बोलता हूं, 3 नेताओं के नाम बता दीजिए विवेक जी, जो आयोग बना हुआ था उसमें जाके मीटिंग में भागीदारिता की और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा हो। संजय राणा जी, आपके सवालों का जवाब शिवराज जी दे देंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, देश भर में 47 संस्थानों का देशव्यापी नेटवर्क है, जिसमें 4 समकक्ष विश्वविद्यालय हैं, 5 राष्ट्रीय कार्यालय, 31 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 12 परियोजना निदेशालय, 89 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना और 38 कृषि विश्वविद्यालय शामिल है देश में, 140 करोड़ की आबादी पर। एक आंसर दे दूं, 100 करोड़ की आबादी पे 1998 तक सिर्फ एक एम्स था। क्यों था? 2003 में दूसरा एम्स बनने की तैयारी पे क्या पहले तो भोजन आएगा ना सर, तो पूछा सरकार से जाएगा ना, जो कांग्रेस ने इतने साल भ्रष्टाचार फैलाया है। ठीक है, यश के पास आ रहा हूं जी, किया है, जो रोजगार नहीं दिया है, मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं, चर्चा होगी। मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं, किसानों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में क्या किया गया? यश, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बाकी सवाल का जवाब। यश, सबसे पहली बात विवेक जी, अभी यहाँ ये व्यक्ति जो विश्लेषक बन के बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मैं किसान आंदोलन का प्रवक्ता हूं, और इन्होंने एक पार्टी बोला। तो पहले तो मुझे जानना है कौन सी पार्टी, फिर मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रवक्ता थे तो ये ऐसा कैसे कह रहे हैं कि पार्टी, वो जो जहां के ये प्रवक्ता थे वहां सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, कोई किसानों की बात नहीं कर रहा था। हमने तो किसान आंदोलन में सारे किसानों को एक होता हुआ देखा, सिवाय उनके जो नकली घुसे थे, फिर निकाल दिया उनको। और उसके बाद ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब बोला कि भाई किसानों की आय डबल, तो वो वैकल्पिक कृषि की बात कर रहे थे। तो ये वो वीडियो है, कहिए तो मैं प्ले करूं, इसमें कहीं पे भी वैकल्पिक कृषि की बात नहीं है। देश के सारे किसानों के बारे में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, कांग्रेस के बारे में रो रहे हैं, और वही जो उनका यूजुअल प्रचार का तरीका है वो कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो एक अर्थशास्त्री बैठा के रखे हैं, ये भी मुझे आरएसएस वाले लगते हैं। ये सब लोग मिलके इस समय इस देश के किसान को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप लोग जो पूरा मेहनत करते हो साल भर, वो गलत करते हो। आप लोगों की किसानी करने से देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है, ऐसा ये कहना चाहते हैं कि भाई आपने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये महंगा हो गया। यानी जो किसान सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, करोड़ों किसान, कोई एक नहीं है, देश के करोड़ों किसान मिलके 10 लाख करोड़ यदि सरकार से पूरे देश की खेती को आगे बढ़ाने के लिए मांग भी लें, जो अभी तक तो मांगा भी नहीं है, यदि वो लगता है तो यार संजय राणा उसको खर्चा बता रहे हैं। अडानी और उनके 2-4 दोस्तों को 16 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी माफ कर चुके हैं, आरबीआई का कैश सरप्लस,
और हाँ, संजय राणा, एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। ये सस्ता संगी छाप प्रचार जो है ना, ये अपने पास रखिए, और कांग्रेस के बारे में भ्रष्टाचार बोलने से पहले उस आदमी को जरूर याद रखिए जो अपने आप को चाय वाला, भिखारी और पता नहीं क्या क्या बताता था, और उसने सोने के तारों से बना हुआ नाम जड़ित सूट पहना था। ये हमें मत बताइए संजय राणा, समझे आप? देश का किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, सुनो, यदि आप उस किसान आंदोलन के प्रवक्ता हो तो जाके जो आंकड़े यहाँ सुना रहे हो ना, ये उस किसान के बीच में खड़े होकर सुना दो। मैं आऊंगा वहां पे सुनने के लिए कि किसानों के बीच में भाई किसानों की बात करनी है, लड़ाई थोड़ी करनी है, लड़ाई थोड़ी करनी है। जल्दी से फिर सरदाना जी के पास और अनंत अमित जी के पास जा रहा हूँ। इनमें दम नहीं है। संजय राणा जी जल्दी से खड़े हो जाएं। संजय राणा जी देखिए लड़ाई, देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यश श्रीवास्तव जी, यश श्रीवास्तव जी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ठंडा ठंडा पानी पीते रहना और डिस्कशन करना है। झूठ बोले राणा, समझे? अरे सुन दो, संगी झूठ बोले, कुछ नहीं कर सकते तुम और तुम्हारा संघ, समझे? किसानों के बीच में खड़े होकर दिखाओ, ये बताओगे ना कि ये हो जाओगे तो हम भी बता देंगे कि बकवास करोगे तो इसी तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फर्जी प्रवक्ता हो, फर्जी तुम हो, तुम्हारा पूरा संघ फर्जी है, बिना नाम के चल रहे हो, एक ऑडिट नहीं है तुम्हारा, कोई पेपर एग्जिस्टेंस नहीं है। काय के विश्लेषक हो तुम? ये फर्जी ऑफ इंडिया का परसेंटेज ला ला के तुम विश्लेषक बने हुए हो, हमें बता रहे हो। तुम्हारे ऊपर वालों में दम होना तो ये आंकड़े जाके किसानों के बीच में सुना के दिखा दो एक बार, फिर बताना कौन से किसान के प्रवक्ता हो तुम। अरे किसानों पे आता हूँ, उछलो मत, किसानों पे आता। इन्होंने क्या बोला? मैंने 1998 सुनो, जो कुछ भी तुमने बोला वो तुम्हारा होगा, बकवास नहीं, काम की बात करो। कब एम्स बनाने के लिए स्थापना की थी, पता है कुछ? है कब, कितने एम्स? हमारे सुनो, हमें सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है। एम्स की स्थापना 1956 में हो गई थी। 1965 में आया था एमएसपी। 1965 को जाने दो, आज किसानों पे लठ क्यों चल रहा है संजय राणा? तुम्हारे जैसे लोगों ने इस देश के मीडिया को बर्बाद करके रखा है। किसान सवाल पूछता है हमारा हक कहाँ है, तुम बेकार के आंकड़े सुनाते हो, जहालत फैलाते हो तुम। क्या क्या होता है पता है? 23 क्रॉप में क्या? अरे तुम्हें सब पता है, तुम्हारे अंदर जिगरा हो ना, किसानों के बीच में खड़े होकर ज्ञान बगाड़ के दिखा दो, अपना मान जाएंगे। समस्या क्या है? जितनी बकवास यहाँ कर रहे हो किसानों के बीच में करके दिखाओ, बड़े आए आंकड़े बताने वाले। हम तो बोल रहे हैं, फीड का प्राइस बताओ क्या था, लगाओ के बगले झांकने 2012-13 में। सुनो, तुम और तुम्हारे पूरा ज्ञान फर्जी है, फर्जी हो तुम फर्जी हो संजय राणा, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम जाके सड़क पे खड़े हो जाओ। हम तो भैया यही के हैं, हिम्मत के चक्कर ना पड़ना, ये तो अरे हम कह रहे हैं तुम में नहीं है हिम्मत, हिम्मत हो तो जाओ किसानों के बीच में। अरे कहते रह जाओगे, वही रह जाओगे, 20 साल से बाहर हो सत्ता के, जीवन भर बाहर रहोगे, जीवन भर। ये संघी रोना बंद करो तुम्हारा, ये संघ छाप रोना। भाई साहब ये देखिए, आप लोग आपस में भिड़ गए हैं, 40 साल आप लोग आपस में, ये आपसी लड़ाई से थोड़ा बाहर निकलिए, बात किसानों की कर लीजिए। बीजेपी, भाई साहब बीजेपी कांग्रेस की, भाई साहब बीजेपी कांग्रेस की ये नूरा कुश्ती रही है कि भाई किसान आज भी जो है वो अपने बेसिक्स के लिए आंदोलन कर रहा है। सर प्लीज एक एक करके, सर मैं एक सेकंड, शिवराज जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अनंत अमित सरदाना जी आपके पास। और शिवराज जी, ये कह रहा हूं, देश में सारे आयोग है, हरिजन आयोग है, महिला आयोग है, रेलवे आयोग है, सारे देश में आयोग है, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसान आयोग नहीं है। देश में सारे सत्र चलते हैं, शीतकालीन सत्र चलता है, वर्षाकालीन सत्र चलता है, लेकिन किसान सत्र कभी नहीं चला। अगर 2 दिन किसान सत्र सिर्फ किसानों पे बहस होती राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए निष्कर्ष निकल के आता। सब जब इनकी विधायकों की, सांसदों की तनख्वाह बढ़नी होती है तो कोई विरोध नहीं करता, सब एक जैसे हो जाते हैं। ना कांग्रेस विरोध करती है, ना सपा विरोध करती है, ना बसपा विरोध करती है जब इनके वेतन भत्ता बढ़ते हैं, जब इनकी पेंशन बढ़ती है। और जब किसान की बात आती है तो ये सारे आपस में लड़ने लगते हैं। ये जब क्यों नहीं लड़ते हैं? जब इनके वेतन भत्ता और इनकी तनख्वाह और पेंशन बढ़ाई जाती है राजनीतिक पार्टी, जब आपस में क्यों नहीं लड़ते हैं? ये किसान के ऊपर बात आती है तो आपस में गुथने लगते हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, किसान अपने बच्चे को ना सही ढंग से पढ़ा सकता है, ना इलाज करा सकता है, ना अपनी रजाई भरा सकता है, ना अपनी खाट बना सकता है। आज सरकारी
जो तंत्र है, जो उसका स्वास्थ्य का, चिकित्सा का बिल्कुल धराशायी हो गया। सरकारी शिक्षा बिल्कुल धराशायी हो गई। किसानों को पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं मिल रही है। नहरों में पानी नहीं, डीएपी नहीं, खाद नहीं, ब्लॉकों में बीज नहीं। किसान कैसे कैसे जीवन यापन कर रहा है, इन्होंने सोचा है कभी? बिल्कुल ठीक है। मैं सरदाना जी कुछ कहना चाहते हैं, उसका अनंत है, आपके पास आ रहा हूं। सरदाना जी, सोल्यूशन क्या है? दो बातें बहुत सही हैं। शिव जी ने, किसान नेता जो, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। मुझे लगता है कि हर विधानसभा और संसद में 10% टाइम किसानों के मुद्दों पे होना चाहिए, एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, ताकि मुद्दे निकल के आए, हम लोग सरसरी बातें ना करें। पहली बात, ये सुझाव बहुत अच्छा है। उम्मीद है प्रधानमंत्री और सारी पॉलिटिकल पार्टी इस पे कंसेंसस बनाएंगी। दूसरा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत उछल कूद करके आजकल भारत का संविधान दिखाते हैं। संविधान में तो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। आप अपने कांग्रेस स्टेट में रोल मॉडल बनाइए ना कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाती है। जब किसान आंदोलन हुआ था तभी ये लोग कूद कूद के कह रहे थे कि केंद्र सरकार कानून क्यों बना रही है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को बनाने दो, आप क्यों बीच में आ रहे हो। आज जब इनसे कुछ हो नहीं रहा, संविधान दिखाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कम से कम वो तो रोल मॉडल बनो, दिखाओ कि किसानों की तरक्की कैसे होती है। बार बार मोदी को लेके, केंद्र सरकार की तरफ मुंह लेके क्यों खड़े हो जाते हो? अगर आप में इतना दम है तो करके दिखाओ। सत्ताएं आपके पास भी है राज्यों में, और संविधान कहता है कि राज्यों की जिम्मेवारी है। करके दिखाओ। यहां बैठ के टीवी स्टूडियो में शोर मचाते हो, प्रदर्शन करते हो, उससे कुछ होगा नहीं। अगर आपको वास्तव में चाहिए जन समर्थन, दिखाओ कि काम कैसे होता है। सिर्फ लहराने से कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं होगा, पढ़ो, उस पर अमल करो और करके दिखाओ। तीसरी बात, मैं शिवराज जी से कहूंगा, जो हमारे किसान नेता हैं जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, आप पॉलिटिकल बहस में मत जाइए। मेरे 2 सुझाव आपके लिए। आज मैं बैठ के दिल्ली में कोई भी सामान जो मेरा है 50-100 रुपए से नीचे सब्जी नहीं मिलती, किसान को मिलता है 5-6-7 रुपए। ये तो बताओ बीच का पैसा जाता कहां है? इस पे कानून क्यों नहीं बनवाते? कंज्यूमर पूरा पैसा दे रहा है, किसान तक नहीं पहुंच रहा। बीच में जो लूट मार मची हुई है, इस पे तो किसान नेता कभी नहीं बोलते। मुंह बंद करके बीच के मार्जिन के लिए भी कई बार बोल दिया है, बीच का मार्जिन कहां जा रहा है, क्यों इतना अब बोलो मत, मेरी बात पूरी सुनो, मैं आपके बीच में बोला नहीं। मेरा एक सुझाव है आपके लिए, आप ये सरकार को बोलो, जितनी एपीएमसी मंडियां हैं हर राज्य में, आधी दुकानें किसान संस्थाओं को दी जाए बाय लॉ। उससे क्या होगा? जब बाजार का आदमी गांव में जाएगा एपीएमसी मंडी में माल खरीदने, आपको तो दे रहा है व्यापारी 5 रुपए, वही व्यापारी आगे बेच रहा है 100 रुपए या 20 रुपए या 15 रुपए। जब आपकी दुकानें मंडियों में होंगी, आपको भी वही पैसा मिलेगा जो बाजार दे रहा है। आप उसकी डिमांड करो कि एपीएमसी में किसानों की दुकानें हो। आप कभी वो बात नहीं करते। आप उन्हीं दलालों के पीछे छुप जाते हो जो आपका शोषण करते हैं, कंज्यूमर का पैसा आप तक पहुंचने नहीं देते। उस पे आंदोलन करो, तब रास्ता निकलेगा। आप एमएसपी बढ़ाओगे, किसान क्यों मरेगा? आप पैदा करते हो गेहूं, खरीदते हो 10 चीजें, एक में आपको मिल जाएगा 10 रुपए, बाकी चीजों में आपको बढ़ावा दाम देना पड़ेगा। गरीबी बढ़ेगी, किसान की घटेगी नहीं। इसको भी दिमाग में रखो। ठीक है। तो बहुत आसान नहीं है ये कहना कि एमएसपी से रास्ता निकल जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, ये भी समझो। जी ठीक है। यश कुछ कहना चाह रहे, उसका अनंत आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, किसानों के बारे में हम ये साफ कर दें कि किसान जो 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, उनका साथ हमने दिया था, भाजपा ने नहीं दिया था। अक्टूबर 2024 में रॉयल डीएसएम नाम की एक कंपनी को खुला न्योता मिल गया इस देश में फोर्टिफाइड राइस निकालने का, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की शिकायत आना पक्का था, और 17,000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित हुए। ये पूरा काम जो है केंद्र सरकार ने किया था, और इसमें सारी पीडीएस स्कीम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली जो होती है, उन सबको ये फोर्स किया गया कि वो इस चावल को खपाएं। इस बात को हवा में उड़ा देने से और यहां बैठ के खीसे निपोरने से किसानों की समस्या हल नहीं होगी।
किसानों की असली समस्याओं का इलाज ये है राज्य कि या सरकार तो क्या उन्हें करेगी, पहले ये बताओ। सही रास्ते राज्य सुझाए जाए कि सरकारों किस की तरीके क्या से वो जिम्मेवारी है, ये अपनी बताओ। आय बढ़ाएं, राहुल या गांधी फिर चुनाव इस बजाएं। तरह की जहालत ना राज्य फैलाई सरकार जाए, वो और फैलाई संविधान जाएगी। क्या बोलता है, और इस पहले ये तरह के बताओ। जितने बयान नकली किया, ये विश्लेषक अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, अरे हम उछल कूद नहीं झुंझुनू कर बजाओ, रहे। संविधान तो तुम उठा रहे हो ना। पे बैठे हुए हैं, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बताओ। प्रचारक है ना, फर्जी नकली कितने पे अरे भाई साहब, ये सर्टिफिकेशन सवाल का जवाब ये दो। इस चीज से बता फालतू कीजिए बात मत प्लीज। करो, अनंत सवाल अमित का के पास जवाब आ रहा हूं दो। जल्दी से। अनंत अमित को लेकर आइए। अनंत अमित समझे जी, ठीक है। देर नहीं अनंत मालूम अमित, है तुमको। लेकिन किसानों अगर की अगर सवाल का कृषि जवाब नहीं स्टेट देंगे, सब्जेक्ट का प्रश्न मैटर है, अटैक करेंगे, जवाब भी तो नहीं है भाई इनके पास। स्टेट में आपकी सरकारें हैं तो उस सरकार के भी 10 काम होने चाहिए हाथ पे उंगली पे गिनाने के लिए। अनंत अमित जी, भाई जो पिछले कृषि मंत्री थे, उन्होंने किसानों से लिखित में वायदा किया था जी कि आपकी मांगे पूरी होंगी। अब धनखड़ साहब पूछ रहे हैं कि अगर आपने लिखित में वायदा पूरा किया, लिखा था, तो आपने पूरा क्यों नहीं किया? देखिए, जिस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने निश्चित तौर पे रिटर्न में उन्होंने लिख के दिया था, लेकिन संजोग से वो स्पीकर हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया जाता है। और लगातार आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के मंत्री किसानों के पास जाते रहे और उस आंदोलन के बीच में बैठ के किसानों की समस्याओं की बात को लेकर, और सरकार इतनी गंभीर थी। सर, जो हो गया सो हो गया। आज की तारीख का बताइए ना, वो पूरा क्यों नहीं हुआ प्रॉमिस? आज की तारीख का 2022 तक अगर आय दोगुनी करने की बात थी तो क्यों नहीं की गई वो दोगुनी आय? वही मैं बता रहा हूं। उसके रास्ते में अड़चन कहां पर आई? विवेक जी, मैं पूरे डिबेट में 40-50 मिनट से सुन रहा था। जिस तरीके से अर्थशास्त्री सरदाना जी कह रहे थे, हमारे मित्र राणा जी कह रहे थे, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, किसान नेता सिंह साहब कह रहे थे, मैं तमाम बातें सुन रहा था। लगातार सरकार के ऊपर जिस तरीके से आप कह रहे थे, मुझे पूर्ण विश्वास है विवेक जी कि आप यश जी और यश जी के नेता राहुल जी से पूछ लीजिएगा कि रबी फसल में कौन सी फसल आती है और खरीफ फसल में कौन सी फसल आती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हें यह नहीं पता होगा कि रबी और खरीफ की फसलें कौन सी होती है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा धनखड़ जी इसका जवाब आपको दे देंगे। और किसानों की बात मैं कह रहा हूं, अगर आज किसानों में बार बार कह रहा हूं कि यश जी ये बताइए कि 60 वर्षों तक आपकी केंद्र में सरकार रही, तमाम राज्यों में आपकी सरकार रही, और किसानों के आंदोलन और किसानों की समस्या को लेकर आज किसान आंदोलन पे उत्पादित है आ रहे, तो किसके वजह से आ रहे? और हम तो कह रहे हैं कि 10 वर्षों में हमने क्या किया। हमने किसान बीमा योजना जैसी, हमें किसान नेता जैसे कह रहे थे कि किसान जो अनाज उपाते हैं वो फसल खा जाते हैं, चाहे वो जंगली जानवर खा जाते हैं, चाहे वो जलवायु की वजह से हो जाता है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने किसान फसल योजना लाया है। और जहां तक आय बढ़ाने की बात है, मैं राणा जी के बात से सहमत हूं। माननीय मोदी जी ने बार बार कहा कि मिलेट को लेकर, मोटे अनाज को लेकर जिस तरीके से सरकार ने एक योजना बनाई, और आज आप देखिए विवेक जी, चाहे आप ट्रेन में जाइए, जहाज में जाइए, होटलों में जाइए, 5 स्टार होटलों में जाइए, आज जिस तरीके से मिलेट अनाज को लेकर किसान भी प्रतिबद्ध और किसान भी अपने खेतों में जिस तरीके से काम करे, जो फसलें मर चुकी भाई साहब, थी, किसान आंदोलन कर रहा है, आप कह रहे खेतों में काम कर रहा है। उन तमाम किसानों को, वो तमाम किसान आज खुशी के चेहरे पे उनके खुशी देखिएगा तो आपको लगेगा कि मिलेट कहां खुशी है? किसान आंदोलन कर रहा है सड़क पे, आप कह रहे किसानों के चेहरे पे वही मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन जो कर रही है पूरे देश के किसान नहीं है विवेक जी।